नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। कुछ सवाल हैं जो शूल बनकर चुभ रहे हैं, कुछ सवाल हैं जो कचोट रहे हैं, कुछ सवाल हैं जो बेचैन कर रहे हैं। ये बेचैनी खाकी को महसूस क्यों नहीं होती? यह घुटन समाज को क्यों नहीं महसूस हो रही है? ये समाज को और निर्भया के दर्द के साथ जो समाज जागा था, गुर्राया था, चीखा था, चिल्लाया था, आज उस समाज को कुछ क्यों नहीं हो रहा है? खाकी खामोश क्यों है? हम सवाल आज इसलिए पूछ रहे हैं कि जो भी मानेसर में हुआ वो खुद सवाल है। सवाल ये कि 30 तारीख को जब ये पीड़िता पहुंची थाने में कि मेरे साथ गैंगरेप हुआ है, गैंगरेप की धाराएं क्यों नहीं लगाई गई? सिर्फ इसलिए कि 2 तारीख को राष्ट्रपति आ रहे थे और पुलिस अपनी छवि बचाना चाहती थी, इसलिए मारपीट की धाराएं लगा दी गई, हत्या की धाराएं लगा दी गई, गैंगरेप की धाराएं नहीं लगाई गई। उसके बाद भी बहुत सारे पहलू हैं जो सवाल पूछते हैं और उन सवालों का जवाब खाकी से मांगते हैं, लेकिन खाकी खामोश है। ये रिपोर्ट। कहने को गुड़गांव कभी नहीं सोता, 24 घंटे पुलिस का पहरा रहता है। लेकिन पुलिस के इन दावों की पोल उस वक्त फिर खुल गई जब एक महिला को चलते ऑटो में हैवानियत का शिकार बनाया गया। महिला के साथ उसकी 9 महीने की बच्ची भी थी, जिसे हैवानों ने नहीं बख्शा। बच्ची को चलते ऑटो से फेंक दिया गया और उसकी मौत हो गई। अपने बयान दर्ज कराए। मेरी बच्ची को मैं लेके रात को 12 बजे खानसा गांव अपने ससुराल जा रही थी। ऑटो से मैंने लिफ्ट ली थी, जिसमें 3 आदमी पहले से मौजूद थे। उन्होंने मेरी बच्ची को चलते टेम्पो से गिरा दिया, जो चोट लगने के कारण मेरी बच्ची की मौत हुई। उसने आके हमें रिपोर्टिंग की। अब उस रात मेरे साथ गैंग रेप भी हुआ। जैसे उसने हमें रिपोर्ट की, हमने उसका मेडिकल कराया, उसे 164 के बयान कराए और मुकदमे में 376 धारा गैंग रेप की ऐड कर दी गई। मानेसर में घंटों हुई दरिंदगी दर्द तो दे ही रही है। इस दर्द को बेचैनी में तब्दील कर रहे हैं कई सवाल। सवाल जो खाकी पर खड़े हो रहे हैं, सवाल जो चीख रहे हैं। खाकी का रवैया ऐसा क्यों है? 30 मई को ही गैंगरेप की धाराएं क्यों नहीं लगाई गई? 30 मई को ही दरिंदों की तफ्तीश क्यों नहीं शुरू की गई? अब तक सिर्फ स्केच ही क्यों जारी हुआ? क्या किसी पुलिस वाले पर भी कार्रवाई होगी? क्या किसी खाकी वाले से भी सवाल किए जाएंगे? महिला के पति की माने तो पुलिस ने उसे 2 जून को राष्ट्रपति के दौरे का हवाला देते हुए हत्या और मारपीट का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने महिला से रेप केस की शिकायत दर्ज कराने के लिए 3 जून को आने के लिए कहा। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि पुलिस ने अपनी तहरीर में साफ लिखा कि महिला के साथ पहले टैंकर चालक ने, फिर ऑटो सवार 3 युवकों ने छेड़छाड़ की, पर एफआईआर में इससे जुड़ी धाराएं नहीं लगाई गई। ऐसा किया क्यों गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं। पुलिस के पास इसका भी जवाब नहीं कि एफआईआर दर्ज होने के 3 दिन बाद तक वो हरकत में क्यों नहीं आई। 30 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ था 302-34 आईपीसी का। एक लेडी है, वो उनके साथ कुछ ऑटो रिक्शा ड्राइवरों ने हाथापाई की थी, जिस कारण उनकी बच्ची की भी मृत्यु हो गई थी। जिस संबंध में 30 तारीख को ये एफआईआर दर्ज कर ली थी और उनके साथ संपर्क पुलिस प्रॉपर संपर्क में थी, क्योंकि जो कल्प्रिट्स हैं उनके बारे में वो कोई नहीं बता पा रही थी, तो उनसे काउंसलिंग के बार कल्प्रिट्स के बारे में पता कर रही थी और उनको भी काउंसिल कर रही थी। मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस ने टीम गठित कर स्केच जरूर जारी कर दिए हों, लेकिन सवाल ये उठता है कितनी बड़ी लापरवाही के कसूरवारों का होगा क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
ये बहुत सारे पन्ने हैं मेरे पास इस वक्त, इसमें कुछ एफआईआर की कॉपियां हैं, कुछ कंप्लेन हैं, लेकिन इन सब में एक बात जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, एक बात जो सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल है, वो ये कि 30 तारीख की कंप्लेन में गैंगरेप की बात क्यों नहीं लिखी गई। नीरज वशिष्ठ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं और पूनम भटनागर जी सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। पूनम जी स्वागत है आपका। लेकिन पहले नीरज आपसे सवाल, ये जो पहली एफआईआर दर्ज की गई, क्या उसमें ये मेंशन्ड है कि इनके साथ हाथापाई हुई? बिल्कुल, देखिए गुड़गांव पुलिस को इस पूरे मामले की इत्तला जो है वो पीड़िता ने अपनी लिखित शिकायत दी थी, लेकिन गुड़गांव पुलिस ने इस पूरे मामले पर जो, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि जो थी वो मजदूर तबके की थी, इस पूरे मामले को जो है दबाने की कोशिश की गई। छेड़छाड़ का तक जो धारा थी वो तक नहीं लगाई गई। तो कहीं ना कहीं गुड़गांव पुलिस इस पूरे मामले को जो है वो रफा दफा करने के चक्कर में थी। नीरज एक एक करके सवालों के जवाब दीजिए। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को बहुत साफ ये बात समझ में आए कि दरअसल हुआ क्या। पहला सवाल कि क्या पहली बार जो कंप्लेन दी गई उसमें मारपीट का जिक्र था? एफआईआर में मारपीट का जिक्र है? बिल्कुल, देखिए मारपीट का जिक्र भी है और उसके अंदर जो है छेड़छाड़ का जिक्र भी है। कैंटर चालक ने उसके साथ जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया, अश्लील उसके साथ जो है छेड़छाड़ की, हाँ। वो भी है। और ऑटो ड्राइवर्स ने जिस तरह उसके साथ छेड़छाड़ की, हाँ। या फिर गैंगरेप की घटना को, वारदात को अंजाम दिया, वो भी है। नहीं, नीरज रोक रहा हूँ, फिर से मैं सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ, समझिएगा। एक तो कंप्लेन जो है वो पीड़िता ने दी होगी, एक एफआईआर जो 30 तारीख को लिखी गई, वो जो एफआईआर 30 तारीख को लिखी गई, क्या उसमें ये मेंशन्ड है कि इनके साथ मारपीट की घटना हुई? बिल्कुल, देखिए अगर पीड़िता की दी गई शिकायत की माने तो उसके अंदर छेड़छाड़ और गैंगरेप की बात को साफ तौर से लिखा गया था, लेकिन गुड़गांव पुलिस ने इस पूरे मामले पर जो है वो असंवेदनशीलता दिखाई, जिसके चलते जो है ये मामला दर्ज नहीं किया गया। कहीं ना कहीं गुड़गांव पुलिस को शुबा था कि राष्ट्रपति का जो दौरा है उसके अंदर जो है खलल डालने की कोशिश जो है इस केस के बाबत की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरी वारदात हुई है काफी शर्मसार कर देने वाली है। ठीक है नीरज, क्या पुलिस ने खुद ये कहा इन लोगों को कि अभी राष्ट्रपति का दौरा है 2 तारीख को, आप लोग 3 तारीख को आइएगा, तब इसमें हम गैंगरेप की धाराएं जोड़ेंगे? क्या पुलिस ने ये कहा इनको? देखिए अभी जो है इस बात की पुख्ता जानकारी जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, ना ही जो है पीड़ित पक्ष जो है अभी तक कैमरे के सामने आया है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस सूत्रों की माने तो इस तरह की बात जरूर जो है वो थाने में मौजूद लोगों ने कही थी, जिसके चलते जो पीड़ित परिवार था वो काफी पहले से ही डरा हुआ था। और इसके बाद जो है वो 3 तारीख को जो है मानेसर के एसीपी से जाके मिला, इसके बाद जो है गैंगरेप की धारा को इसमें ऐड किया गया। पीड़िता का मेडिकल, पहली एफआईआर में क्या क्या चीजें, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई थी? सिर्फ हत्या की धारा इसके अंदर थी जो कि 9 महीने की उसकी मासूम की हत्या की गई थी। 302 और 34 के तहत ये मामला गुड़गांव पुलिस ने जो है 30 मई को जो है दर्ज किया था, लेकिन इसके बाद जब ये मामला उच्च अधिकारियों के पास गया 3 जून को जो है पीड़िता का मेडिकल कराया गया। मेडिकल में पुष्टि के बाद जो है 376 डी की धारा इसमें और ऐड की गई। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बंधक बनाकर रेप किया गया, किडनैपिंग जो है किडनैपिंग की जो धारा थी वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नहीं लगाई गई। इससे पता लगता है कि गुड़गांव पुलिस का जो लापरवाह रवैया है या फिर असंवेदनशीलता है। नहीं, ये लापरवाही नहीं है नीरज, ये क्राइम है मेरे हिसाब से। किसी भी सभ्य समाज के किसी भी सभ्य आदमी से आप पूछेंगे, पूनम जी आपके हिसाब से क्या ये क्राइम नहीं है कि जिस पुलिस की ये जिम्मेदारी है, जिस पुलिस को ये जवाबदेही दी गई है कि वो हमारी रक्षा करे, गैंगरेप जैसी संगीन वारदात के बाद गैंगरेप की धाराएं नहीं लगा रहे हैं आप? देखिए गौरव, सिचुएशन यही खराब हो जाती है कि पुलिस अपना काम नहीं करती। अगर पुलिस अपना काम करे ढंग से तो मैं समझती हूँ इस तरह की सिचुएशन ही स्टेट में ना खड़ी हो। कहीं ना कहीं पुलिस अपना काम नहीं करती, लोगों के बीच में मैसेज जाता है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हुई और इसीलिए स्टेट का नाम बदनाम भी हो रहा है। कहीं पुलिस को अपनी कार्रवाई पूरी करनी चाहिए और बजाय इसके कि देखने के कौन सा तबका है, हायर स्टेटस का आदमी है या लोअर स्टेटस का है, कहीं ना कहीं गुमराह ना किया जाए और जो भी कार्रवाई हो वो तुरंत की जाए, तभी पुलिस का कोई फायदा है। क्योंकि पुलिस का ही काम है सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। कहीं ना कहीं वहीं हम लैक
बिहाइंड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वही सिचुएशन खराब हो रही है और यही नतीजा है कि आज इस तरह की सिचुएशन महिलाओं के सामने खड़ी हो रही है। और जहां तहां भी, क्योंकि कानून का कोई डर नहीं है, पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। हमें याद है हम बचपन में पुलिस से बहुत डरते थे, अगर खाकी वर्दी कहीं दिखती थी तो हमें लगता था पता नहीं क्या हो गया, या किसी घर में आया तो क्या हुआ, पुलिस क्यों आई। आज तो आम अक्सर बातें होती हैं और खुलेआम डिस्कशंस होते हैं पुलिस को लेके। और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं पुलिस में जो संवेदनशीलता एक होनी चाहिए किसी भी कार्रवाई को लेके, किसी भी महिला से संबंधित हो या किसी से भी, वो कहीं ना कहीं कम नजर आती है और इसी वजह से सिचुएशन बिगड़ जाती है। नीरज, मुझे कुछ और जानकारियां अगर आपके पास डिटेल हो, आप हमारे साथ अगर साझा कर पाए। चलिए, नीरज का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। पूनम जी, मुझे एक बात बताइए, ये महिला किसी और प्रदेश से, शायद जहां तक मैं जानता हूं बिहार से आई थी और यहाँ इनकी फैमिली रहती थी, ये मजदूरी करने वाले लोग थे। इसी तरह के कुछ लोग और थे, आपको याद होगा पटौदी में इस तरह की घटना हुई थी, वहां भी बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले वहां लोग रहते थे, मजदूरी कर रहे थे और उनके जो पुरुष साथी थे उनको बंधक बना के महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ था। आज तक उसमें कोई नहीं पकड़ा गया। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की एक युवती के साथ अभी 15-20 दिन पहले जो गुरुग्राम में हुआ, उसमें कोई नहीं पकड़ा गया। इस तरह की और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। किस दम पे हम और हमारा समाज ये कहे कि महिलाएं निकले, बेटियां निकले, घरों से बाहर जाए, कॉलेज जाए, स्कूल जाए, पढ़ने जाए, शॉपिंग जाए, कैसे जाएं? देखिए गौरव, गुड़गांव एक ऐसी जगह है जहाँ पे बाहर के बाशिंदे बहुत बस रहे हैं और उनकी ना कोई वेरिफिकेशन है, ना उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जब भी सामने मुश्किल में आ जाती हैं, जब हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कोई भी आकर यहाँ रह रहा है, किसी के भी किराए के मकान में आप जाते हो, वो जो किराएदार है वो भी इतना वो सोच के उसको नहीं रखता है कि मैं इसका वेरिफिकेशन कराऊं, कल को मुझे पकड़वाना पड़े तो मैं पकड़वा सकूं। तो ये सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है, क्योंकि गुड़गांव में बहुत लोग आउटसाइडर्स आके बस रहे हैं और खास तौर पे जो छोटा तबका है, मजदूरी लेवल का है, क्योंकि यहाँ काम बहुत मिल जाता है, वो लोग आ जाते हैं, उनके साथ एक जाति होती है और वो अपनी बात आगे तक नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि पुलिस भी जानती है कि बाहर से आई है, कल को ये चले जाएंगे, मामला ठंडा हो जाएगा, लोकल होता तो पकड़ लेता। लेकिन जो आउटसाइडर है उसकी कोई जान पहचान नहीं है, उसकी कोई पावर में कोई आदमी नहीं है, तो इसीलिए वो लोग इस चीज से, स्थिति से गुजरते हैं। मैं समझती हूँ पुलिस को अपना काम करना चाहिए, चाहे कोई आउटसाइडर हो चाहे इनसाइडर हो। आउटसाइडर कुछ नहीं होता। मुझे एक बात पता है, हमारा मुल्क एक है और इस मुल्क के हर बाशिंदे को, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, देश के किसी भी हिस्से में रहने का ये तो बात आप कह रहे हो ना, अधिकार प्राप्त है। छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहाँ पे। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, आप भी ब्रेक में सोचिएगा जरा। अगर वो महिला मजदूर नहीं होती, अगर वो महिला कोई शक्तिशाली महिला होती, अगर वो महिला किसी बड़े परिवार से आई होती, तो भी क्या पुलिस की ये हिम्मत होती कि गैंगरेप की शिकायत करने के बाद सिर्फ मारपीट की धाराएं दर्ज करती? छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूनम भटनागर जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। पूनम जी, कब तक ऐसे पुलिस वालों की हिम्मत कब तक ऐसी होती रहेगी कि कोई महिला कह रही है मेरे साथ गैंगरेप हुआ है, और वो गैंगरेप की धारा इसलिए नहीं लगाए क्योंकि राष्ट्रपति साहब आ रहे हैं और उनकी इमेज खराब हो जाएगी? आपको पुलिस की इमेज की पड़ी है, यहाँ किसी की अस्मत तार तार हो गई? देखिए, इसमें मैं समझती हूँ जो पुलिस के बड़े लोग हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, वो सस्पेंड होने नहीं देते। मैं समझती हूँ जो लोग वहाँ पे पेट्रोलिंग पे थे और जिनकी वहाँ पे ड्यूटी थी, उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए और ये सरकार को सुनिश्चित भी करना चाहिए कि जो पुलिस वाला अपनी ड्यूटी नहीं निभाएगा, कहीं ना कहीं उसको सज़ा मिलेगी। जब तक हम ये चीज़ें नहीं लेकर आएंगे विभाग में, मैं समझती हूँ इस तरह की हरकत होती रहेगी और पुलिस अपना लचीलापन दिखाती रहेगी, क्योंकि आज जो सिचुएशन है गुड़गांव की वर्स्ट स्टेज पे है और कोई भी महिला, वास्तविकता की बात है कि 8 बजे के बाद या अंधेरा होने के बाद निकलते हुए डरती है। वो खौफ अगर हमारे अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा तो मैं समझती हूँ पुलिस का होना ना होना बराबर है। तो ये कहीं ना कहीं कार्रवाई उनके प्रति बनती है। आपको रोकूंगा। रमन मलिक साहब बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। रमन जी, मैं चाहता हूं कि सरकार के मंत्री संतरी आप सब बोले, चुप न रहे कोई भी। एक महिला की 9 महीने की बेटी इसलिए ऑटो से फेंक कर मार दी गई क्योंकि उस महिला के साथ रेप करना था।
महिला को 5 घंटे तक घुमा घुमा के मनेसर जैसे इलाके में रेप करते रहे लोग, और एक आदमी ने नहीं देखा। वो महिला चीखती रही थाने में, मेरे साथ गैंगरेप हुआ है, गैंगरेप की धाराएं नहीं लगाई गई। सर ये कब तक, और कौन से पुलिस वाले हैं ये? देखिए, जो भी हुआ है वो बहुत दुखद है, और जो पुलिस वाले इसमें जिन्होंने नहीं लगाया था चार्जेस, और जो ये बोलते थे कि राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम है, उन सबके ऊपर एक्शन शुरू हो चुका हुआ है। कमिश्नर पुलिस गुड़गांव ऑलरेडी इसमें अपने आप बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं। SIT फॉर्म हो चुकी है, स्केच जारी हो चुके हैं। जिस प्रकार से ये प्रकरण हुआ है दुखद है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि ये हमारे समाज में ही ऐसे दरिंदे हैं, और समाज में इसको सामने आके थोड़ा सा मदद करनी चाहिए ऐसे दरिंदों को आइडेंटिफाई करने के लिए। रमन जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो अपराधी हैं इनको पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन उससे बड़े अपराधी, मैं आज सिर्फ खाकी की बात कर रहा हूँ, उससे बड़े अपराधी वो लोग नहीं है जिनको कोई पीड़िता ये कह रही है मेरे साथ गैंगरेप हुआ है, और वो मारपीट और हत्या की धाराएं सिर्फ लगा रहे हैं। सर मैं आपको वही बोला है, ऐसे पुलिसकर्मी जिन्होंने कोताही बरती है, कुछ के अगेंस्ट ऑलरेडी एक्शन हो चुका है। अगर आपके संज्ञान में हो नहीं तो नहीं है सर, आप बता दें सर, हम लोग रमन जी मुझे ड्यूटी दीजिए, मैं जाके पता करती हूँ पुलिस कमिश्नर साहब से, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। अगर आपने आज का अखबार भी पढ़ा हो तो उसमें भी आ चुका हुआ है कि जिन लोगों ने लैक्सिटी बरती है उनके ऊपर एक्शन हो रहा है ना सर। चलिए मैं जाके देखूंगी, मॉनिटर करूंगी इसको, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। बहुत शुक्रिया पूनम जी, आपसे बहुत सारे सवाल पूछने थे लेकिन माफी चाहूंगा, वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। थैंक यू। कार्रवाई हो रहा है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? कार्रवाई हो रहा है मतलब हो सकता है सस्पेंशन लेटर टाइप हो रहा हो सकता है डिसमिस करने का लेटर टाइप हो रहा हो, टाइपराइटर स्लो चल रहा हो, लैपटॉप में वायरस हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कार्रवाई हुई क्या, बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।